कहानी के पिछले भाग को पढ़ने के लिए इसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। कृपया जाकर आप इसके पहले के भाग को पढ़ लेंगे। अब सुनिए आगे की कहानी। ईशांक ने गुस्से से अपने दांत पीसे और कनीषा के होठों से अलग उसके गले पर अपने गर्म सांसों को छोड़ते हुए अपने शर्ट के ऊपरी बटन को खोला और टाई निकालकर बेड पर ही एक और फेंक दिया, जिसके साथ उसने कहना जारी रखा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मिसेज देव सिंह। ईशांक की सांसें खुद के गले पर दौड़ती हुई महसूस हुई तो कनीषा का दिल अंदर तक कांप गया। उसके हाथ पांव बर्फ से भी ज्यादा ठंडे और असामान्य रूप से बेजान होने लगे। आंसुओं ने उसकी आंखों का रास्ता नाप लिया और उसने आशापूर्ण आवाज में ईशांक को आगे बढ़ने से रोका। ईशांक, ईशांक प्लीज, आप मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों करना चाहते हैं, जबकि आपकी और मेरी कोई दुश्मनी भी नहीं है। मैं तो ठीक से आपको जानती भी नहीं। इतना कह कनीषा खुद को रोक ना पाई और उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। तभी उसे कुछ सूझा और वो किसी बच्चे की तरह मिमियाते हुए फिर से कहने लगी, अगर आप यहाँ से नहीं हटे तो मैं आपके खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट का केस कर दूंगी। अगर लीगली वाइफ भी हूँ तब भी अपनी वाइफ से जबरदस्ती करने के जुर्म में पुलिस आपको जेल के अंदर कर देगा। इधर ईशान का मकसद तो सिर्फ कनीषा को डराने का था, इसलिए लगभग 2 मिनट के बाद बेड से टाई उठाकर उसके दोनों हाथों को बेड कैबिनेट से बांधने लगा, जिस पर कनीषा और अधिक डर गई। हालांकि उसने इसे जाहिर नहीं होने दिया और चिल्लाने लगी, क्या, अब क्या करना चाहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आप मुझे नहीं छू सकते। मैं आपको आखिरी बार वार्न कर रही हूँ, अगर आपने मेरे साथ कुछ भी ऐसा वैसा करने की कोशिश की तो हाथ खोलिए मेरा। मैं उनमें से नहीं हूँ जो आपकी जातियाँ बर्दाश्त करती रहूंगी। क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा? कनीषा के नॉन स्टॉप हिलते होठों को घूरते हुए ईशांक ने उसके हाथों को मजबूती से बांध दिया और अगले ही पल उसके ऊपर से उठकर जाने के लिए मुड़ा, लेकिन कनीषा अभी भी कसमसाते हुए चिल्लाए जा रही थी, मुझे बांधकर कहाँ जा रहे हैं? क्या आप मुझे कोई गुलाम समझ रहे हैं? मैं खुद को अच्छी तरह प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। अगर आप मेरे करीब आए तो मैं आपको फिर से दांत से काट लूंगी। कनीषा को कुछ सूझ नहीं रहा था तो उसने यही कह दिया। कनीषा जो लगातार चिल्लाए जा रही थी, उसकी आवाज से फ्रस्ट्रेट हो चुके ईशांक ने बिना उसकी ओर पलटे ही झुंझलाते हुए कहा, कनीषा अपनी आवाज बंद करो, ये मेरे सिर में लग रहा है। नहीं करूंगी जब तक आप मुझे खोल नहीं देते। मैं अच्छे से समझती हूँ कि आप मेरे साथ क्या करना चाहते हैं। आपको लगता है मैं इन सब चीज के लिए राजी हो जाऊंगी? मेरा हाथ खोलिए, फिर बताती हूँ आपको। कनीषा ने अपनी आंखों को ईशांक के पीठ पर गुरेरे, बस कहना खत्म ही किया था उसने कि तभी अचानक से ईशांक पलटकर उसके चेहरे के बिल्कुल सामने झुक गया, जिसे कनीषा एकदम से चुप होते हुए अपनी काली घनी पलकों को तेजी से झपकाने लगी। उसके चेहरे पर उभरे मासूम भाव इस वक्त ऐसे थे मानो किसी बच्चे को बेवजह डांट पड़ी हो। अगर किसी लड़के का तुम्हारे साथ कुछ करने का इरादा नहीं भी होगा तब भी तुम अपनी बातों से उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दोगी। ईशांक बोला, अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो, क्योंकि इतनी अट्रैक्टिव नहीं हो तुम कि मुझे रिझा सको। और याद रखना, मुझसे दूर भागने की कोशिश भी मत करना। तुम्हारा इस्तेमाल मेरे लिए अभी पूरा नहीं हुआ है। इतना कहने के बाद ईशांक ने कनीषा के छटपटाते शरीर पर गौर किया और अगले ही पल उसके धीरे से उसके मुंह पर डक टेप चिपका दिया ताकि फिर से कनीषा की आवाज ना सुननी पड़े। चूंकि कनीषा के हाथों को उसने कसकर बांध रखा था, इसलिए काफी कोशिशों के बाद भी कनीषा उसे खोल ना सकी। उल्टा उसकी बाह में दर्द होने लगा। आखिर में हार कर उसने मुंह से आवाज निकालना भी बंद कर दिया और अपने अंदर स्थिरता लाते हुए ईशान के कमरे के हर एक कोने को देखने लगी। रोने की वजह से उसका सिर भारी सा हो गया था, इसलिए नींद ने उसे धीरे से अपने आगोश में खींच लिया। दूसरी ओर ईशांक भी अपनी जिंदगी में आई अचानक से इस हलचल से काफी परेशान था, इसलिए कमरे से निकलने के बाद भी वो वहां से कहीं नहीं गया, बल्कि दरवाजे से ही लगकर खड़ा हो गया। काफी देर बाद जब कमरे से कनीषा के शांत होने की आभा मिली, तभी कहीं जाकर वो कमरे में वापस आया। दरवाजा खोलते ही उसकी नजर कनीषा पर पड़ी, जो गहरी नींद में सोई हुई थी। दिन भर के साथ से ईशांक कनीषा को इतना तो जान ही गया था कि कनीषा एक इमैच्योर लड़की थी, जो सिवाय शोर करने के और भागने के अलावा कुछ भी नहीं करेगी। इसलिए कमरे में चलते हुए ईशांक ने कोई आहट नहीं की और जाकर उससे दूर सोफे पर बैठ गया। नींद तो उसे भी आनी नहीं थी, इसलिए स्थिर बैठे वो सीलिंग को देखता रहा। तभी उसे बेड पर से कुछ आहट महसूस हुई, जिससे उसने अपना सिर नीचे किया और बेड पर देखने लगा।
हाथों को नीचे करने की कोशिश में जैसे ही कनीशा अपना हाथ खींच रही थी, चूड़ियों का शोर जैसे ईशांक को अपनी ओर आने का इशारा दे रहा था। नींद में होने के बावजूद भी कनीशा के माथे से सोचावट की रेखाएं घटी न थीं। उसके भाव से ईशांक भी समझ रहा था कि हाथ बांधने के कारण उसकी बाह में दर्द हो रहा होगा, इसलिए थोड़ा झिझक के साथ ही सही, लेकिन ईशांक ने उठकर उसकी बाह खोल दी। उसके हाथ को धीरे से नीचे की ओर ले जाते हुए उसकी नजर कनीशा के बदन पर पड़ी। बेपरवाह सोते हुए उसे यह तक ध्यान नहीं था कि उसकी अनछुआ जिस्म इस वक्त कितना आकर्षक और बहका हुआ लग रहा था। इससे पहले ईशांक ने कभी किसी लड़की के साथ अपना रूम शेयर नहीं किया था और न ही कभी किसी को अपने बेड तक आने का मौका दिया था, पर इस वक्त कनीशा का लोमहर्षक जिस्म उसके अनियंत्रित जज्बात को और ज्यादा असहज कर रहा था, जिसे कंट्रोल करने की कोशिश में ईशांक ने अपनी मुट्ठी कसी और अगले ही पल ब्लैंकेट को उठाकर उसके शरीर पर फेंक दिया। अजीब तरह के नए जज्बात से घिरे ईशांक ने अपने शरीर से आग सी जलन महसूस की, जिसे पूरी तरह खत्म करने के लिए वो कनीशा से दूर हो गया। अगली सुबह कनीशा ने आंखें खोली तो खुद को किसी और के घर में देख झट से उठकर बैठ गई। एक पल रूम को घूरते रहने के बाद उसे याद आया कि कैसे पीछे 24 घंटे में उसकी जिंदगी ईशांक देव सिंह से जुड़ गई थी। रात की घटना याद करते हुए उनसे अपने बदन से ब्लैंकेट दूर हटाया और अपने शरीर पर कपड़े को जांचने लगी। अगले लम्हे में वो बेड से उतरी और दौड़कर कमरे में लगे शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई। अपने गर्दन को इधर उधर घुमाकर उसने जांचा कि कहीं ईशांक ने नींद में उसके साथ कुछ गलत तो ना किया है। एक बार जब उसे तसल्ली हो गई तो उसने पूरे रूम को सरसरी निगाह से घूरा। जब कमरे में कहीं भी ईशांक न दिखा तो इसका फायदा उठाते हुए कनीशा कमरे से बाहर चली गई। काफी सुबह उठ जाने के कारण घर के सभी सदस्य अभी भी सो रहे थे। ईशांक भी कहीं नजर नहीं आ रहा था, इसलिए दबे कदमों से चलते हुए वो उस कमरे में गई जहाँ उसे दुल्हन बनाया गया था। वहाँ अभी भी उसके कपड़े, फोन और बैग रखा हुआ था, जिसे देख कनीशा का परेशान चेहरे पर कुछ राहत दिखी। लहंगे को उतारकर उसने अपने कपड़े पहने और फोन के साथ बैग लेकर वहाँ से निकलने लगी। तभी अचानक उसे कुछ याद आया और उसने अपने बैग से पेन, नोटपैड और लगभग 2000 रुपये निकाल लिया। नोटपैड पर कुछ लिखने के बाद उसने उस पन्ने को फाड़ा और पन्ने के साथ साथ 2000 के नोट को लहंगे के ऊपर रख उसे गहने और चूड़ियों से दबा दिया। कमरे से निकल चौकस निगाहों से घर के हर एक कोने पर अपनी नजर रखते हुए वो दरवाजे तक पहुंची तो उसने पाया कि वो लॉक था। कल रात से गलत पिन कोड डालने का अंजाम वो पहले ही जान गई थी, इसलिए अपनी परिस्थिति पर झुंझलाकर वो पैर पटकने ही लगी कि उसी पल उसकी नजर फर्श पर गिरे रिमोट कंट्रोल पर पड़ी। दौड़कर उस रिमोट कंट्रोल को उठाते उसे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रिमोट से दरवाजा खोलने के बाद बिना एक पल बर्बाद किए वो मेंशन से भाग गई। सड़क के किनारे दौड़ते हुए उसने इतनी बार पीछे मुड़कर देखा कि उसकी गर्दन में दर्द होने लगा। काफी लंबे समय से भूखे रहने की वजह से वो दौड़कर लंबी दूरी तय न कर सकी और वहीं रोड के किनारे सिमटकर बैठ गई। वहां से जॉगिंग करते एक शख्स ने कनीशा की यह हालत देखी तो उसे अपना वाटर बोतल भराते हुए बोला, लगता है इसकी ज्यादा जरूरत तुम्हें है। आवाज सुन कनीशा ने अपनी नजरें उठाई तो देखा वहाँ एक नीली आंखों वाला खूबसूरत लड़का खड़ा था। शरीर में जॉगिंग शूट होने के कारण उसके मसल्स के उभार साफ नजर आ रहे थे। उसके आगे के भींगे बाल और चेहरा पर आया पसीना गवाही दे रहा था कि वो काफी देर से जॉगिंग कर रहा है। लड़की होने के बावजूद भी कनीशा उस लड़के की खूबसूरती में खो गई, जिससे अनिश्चित ही कनीशा के मुंह से निकला, वाह ये कितना सुंदर है, क्या आप गॉड मैसेंजर हैं? मैंने आज से पहले इतना खूबसूरत आदमी नहीं देखा। कनीशा की बात पर वो लड़का हंसने लगा और अपने हाथ को आगे कर कहने लगा, नहीं मैं एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर संस्कार। ओह डॉक्टर हो के इतना खूबसूरत। आई एम सॉरी, मैंने एक खरूस के बाद सीधे आपको देखा तो लगा जैसे एंजल सामने। मेरा मतलब ये नहीं है, आप मुझे एक बरबोरी लड़की मत समझिएगा। कहते हुए कनीशा जैसे ही खड़ी हुई उसका सिर चकराने लगा, शरीर अनियंत्रित तरीके से लड़खड़ाया और नजरों के आगे सब धुंधलेपन में लिपट गया। सिर को झटकते हुए उसने जबरदस्ती अपनी आंखें खोलने की भी कोशिश की, लेकिन इसमें वो कामयाब न हो सकी और बेजान तिनके के समान नीचे गिर गई। चूँकि डॉक्टर संस्कार उसके सामने ही खड़ा था, इसलिए उसने कनीशा की इजाजत के बगैर उसके कमर में हाथ फंसाया और उसे अपनी बाहों पर टिकाकर गिरने से रोक लिया। कनीशा अपनी अधखुली आंखों से संस्कार को देखती रही, फिर धीरे धीरे उसकी पलकें पूरी तरह बंद हो गई
और वो खुद को गहरे समुद्र में गिरने जैसा महसूस करने लगी। दूसरी ओर ईशांक अपने कमरे में जब वापस आया तो बेड पर कनीषा को ना देख आंखों से ही कमरे का एक चक्कर लगाया, लेकिन जैसा कि वो वहां से चली गई थी उसे कनीषा के मुंह पर लगा टेप के अलावा कुछ भी ना मिला, जो उठने के बाद कनीषा ने मुंह से निकालकर बेड पर ही चिपका दिया था। कनीषा को घर से निकालने के बावजूद भी उसने अपने स्वाभिमान को अनदेखा किया और उसे वापस ले आया था, यह सोचकर कि एक लड़की सर्द हवाओं के बीच सारी रात घर के बाहर कैसे रहेगी। लेकिन कनीषा के इस हरकत ने उसे फिर से निराशा में डाल दिया। कल रात उसे घर के अंदर लाते हुए और इस वक्त भी ईशांक यह बात अच्छे से जानता था कि चाहे वो उसे खुद की परछाई भी क्यों न बना ले, वो उसे छोड़कर ऐसे ही भाग जाएगी हमेशा, जैसे कि उसकी माँ उसके पिता को छोड़कर चली गई थी। वो अभी इन सब बातों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी भागते हुए हलील कमरे में आया और उसने हाँफते हुए ईशांक से कहने लगा, आपने छोटी मालकिन को घर के बाहर निकाल दिया था, फिर भी उनके जेवर, चूड़ियाँ और कपड़े उस कमरे में रखा हुआ है और उनका पूरा सारा सामान गायब है। मुझे लगता है उनके अंदर जिन्नात आ गया होगा। आधी रात को जिन्नात घूमते हैं, आपको उन्हें उस वक्त घर के बाहर नहीं निकालना चाहिए था। अब ना जाने जिन्नात उन्हें कहाँ लेकर गया होगा। हलील कहते कहते तब खामोश हो गया जब ईशांक ने अपनी बर्फ सी आंखों से उस पर एक नजर डाली। उसकी आंखों की चेतावनी को समझ हलील ने सिर झुकाया और वहां से जाने लगा। तभी ईशांक की गहरी आवाज उसके कानों में पड़ी, जिससे रुककर वो उसे सुनने लगा। मेरे रूम की सफाई कर देना हलील, और डैड की मेडिकल रिपोर्ट ले आओ। आज मैं खुद ही उन्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा। जी छोटे साहब, हलील ने जवाब में कहा और वहां से तेजी से भाग गया। उसके जाते ही ईशांक ने दरवाजे पर लॉक लगाया और चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ने लगा। फिर न जाने क्यों उसने अपनी निगाहों को मोड़कर बेड पर एक नजर और देखा। बेड पर बेतरतीबी से रखे ब्लैंकेट ने जैसे उसकी आंखों के आगे कल रात की सारी घटनाएं याद दिला दी। दुल्हन के लिबास में कनीषा का दिलकश चेहरा उसकी आंखों में बस गया था, जो चाहकर भी वो अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल पा रहा था। हालांकि जल्दी ही उसे अपने दिमाग के सोच पर हैरानी हुई और अपने सिर को झटका देते हुए वो रेडी होने के लिए दूसरे कमरे में चला गया। रेडी होकर वो नीचे हॉल में जाने लगा था कि उसी पर उसकी नज़र उस कमरे में पड़ी जहां कनीषा ने अपने दुल्हन के जोड़े को उतार रखा था। पहले उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो सीढ़ियों तक पहुंचा, अचानक उसने अपने कदमों को उस कमरे की ओर मोड़ लिया। कमरे के अंदर दाखिल होते ही उसकी नज़र सोफे पर रखी कनीषा की पहनी हुई हर एक चीज पर पड़ी, जो कनीषा ने यूं ही उतार कर फेंक दिया था। यहाँ तक कि उसने उसके नाम के मंगलसूत्र को भी पहने रखना गवारा नहीं समझा था। माथे की सिंदूर को उसने टिश्यू पेपर से पोंछकर फर्श पर ऐसे फेंक दिया था जैसे इन सब का उसके पास कोई मोल ही नहीं था। उसके जीवन में इसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। कनीषा से इन सब के अलावा दूसरा कुछ उम्मीद न होते हुए भी न जाने क्यों ईशांक को बुरा लगा। अपने दिल के भीतर से वो कनीषा को यहाँ क्यों देखना चाहता था। उसके पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। आगे बढ़ उसने कनीषा के जोड़े को उठाया तो 2000 का नोट और छोटा सा पेपर नीचे फर्श पर गिर गया। उन्हें उठाते हुए ईशांक ने पेपर पर लिखे कनीषा के शब्दों को अपने मन में ही पढ़ा, जो जल्दबाजी में कनीषा ने कुछ यूं लिखा था। जो 2000 का नोट वहाँ पड़ा है वो रात भर का रेंट है आपके रूम का। आप मुझे आधी रात के बाद रूम में लाए थे, इसलिए किसी होटल में घंटे के हिसाब से 5 घंटे का इतना ही होता है। अब मेरे सिर पर बस 6 करोड़ का कर्ज है, वो भी मैं चुका दूंगी। और एक बात, भले ही आपने मुझसे शादी कर ली है, लेकिन मैं कभी भी आपको अपना हस्बैंड नहीं मानूंगी। और मेरे पीछे आने या ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा मुझे, क्योंकि मेरे लिए आप सिवाय घमंडी इमोशनल लेस सीईओ के अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं आपकी सोच से भी ज़्यादा नफरत करती हूँ। आपसे अच्छे से अलविदा कहने के लायक आपने कोई काम नहीं किया है, इसलिए जहन्नुम में चले जाइएगा। और आपने कहा कि मैं सुंदर नहीं हूँ। खुद की शक्ल देखिए कभी आईने में, डायनासोर जैसे लगते हैं आप, एरोगेंट टीन मैन। नोट पर लिखे कनीषा का नोट पढ़ते हुए ईशांक के हाव भाव बदल गए। गुस्से से उसने उसके नोट को मोड़ा और अगले ही पल फर्श पर फेंकते हुए खुद में ही बड़बड़ाया, इस लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हुई? इसने मुझे दूसरी बार डायनासोर से कंपेयर किया। इतना कर उसने कनीषा के जोड़े को उठाया और उसे कमरे के बीचों बीच फेंक दिया, जिसके बाद वो आक्रोश में चिल्लाया, हलील, हलील, कहाँ हो तुम? उसके चिल्लाने के 2 मिनट बाद ही हलील हड़बड़ी में दौड़ते हुए आया
और अपने पैरों को जबरदस्ती रोक लगाते हुए बोला, जी छोटे साहब, बोलिए क्या बात है? घर में माचिस है? पूछते हुए ईशांक कनिष्का के शादी के जोड़े और उसके गहनों को ऐसे घूर रहा था जैसे वहां फर्श पर स्वयं कनिष्का बैठी हो। कोई गैस भी नहीं लगा सकता था। उलझन भरे अंदाज से बोला, साहब क्या चाहिए आपको? तुम मेरा मुंह क्यों ताक रहे हो? जाओ और जाकर सलाई लेके आओ। ईशांक हलील पर अपने गुस्से को निकालते हुए चिल्लाया, जिससे हलील वहां से मुड़ा और एक लगभग 5 सेकंड में ही उसकी आंखों से ओझल हो गया। 5 मिनट बाद जब वो हाथ में माचिस लिए आया, उसके आगे बढ़ने से पहले ही ईशांक ने वो माचिस उसके हाथ से झपट लिया और दूसरे ही पल उसके लिए एक तिल्ली को जलाकर शादी के जोड़े पर फेंक दिया। आप ये क्या कह रहे हैं साहब? कपड़े से सुलगते आग को देख हलील चीखा, लेकिन जल्द ही उसने अपने मुंह पर हाथ रख खुद को काबू में कर लिया। दूसरी ओर ईशांक तब तक उस पर जलती तिल्लियों को फेंकता रहा जब तक कि उसके हाथ में लिए हुए माचिस का डब्बा खाली नहीं हो गया। धीरे धीरे जोड़े में लगी आग की लपटें ऊपर उठने लगी और कमरा धुएं से भर गया। चूंकि हलील ईशांक को काफी लंबे समय से जानता था, इसलिए उसकी ऐसी पागलपन पर उसे कोई हैरानी नहीं हुई और वो धुएं के बीच धीरे से कमरे से बाहर निकल गया। वहीं ईशांक तब तक वहां खड़ा रहा जब तक कि जोरा राख न हो गया हो। जब उस बुझे चुके गरम राख को अपने हाथ में लेते हुए ईशांक होठों ही होठों में बुदबुदाया, मुझे नफरत करके तुम निराश नहीं होगी। मैं खुद से नफरत करने के तुम्हें हर पल मौका दूंगा। वेट एंड सी मिसेस देव सिंह, मेरे रूम का 2000 के लायक समझने की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। तुम सोचती हो कि तुम मेरे 6 करोड़ पे कर सकती हो? मैं तुम्हारी औकात 6 पैसे की भी नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे पास भागते हुए आओगी और गिड़गिड़ाओगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि किसी से शिद्दतन नफरत कैसे होती है। दूसरी ओर कनिष्का ने आंखें खोली तो उसकी पहली नजर सफेद रंग की सीलिंग पर पड़ी और कानों में किसी के कदमों की हलचल भी सुनाई पड़ रही थी। सीलिंग से अपनी नजरें दूसरी ओर घुमाने पर उसने अपने बगल में एक नर्स को खड़ा देखा, जो उसके हाथ की नसों में लगे ड्रिप को ठीक कर रही थी। कनिष्का को होश में देख नर्स ने पूछा, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? कमरे के हर कोने में अपनी नजरें घुमाते हुए कनिष्का को जब यकीन हो गया कि वो हॉस्पिटल के कमरे में है, तो उसने नर्स से पूछा, मैं यहाँ कैसे आई? आपको डॉक्टर संस्कार यहाँ लेके आए हैं। आपका बीपी और शुगर लेवल नीचे चला गया था, इसलिए आप बेहोश हो गई थी। डॉक्टर ने आपको ड्रिप लगा दी है। कुछ देर में वो आपको देखने आएंगे। ड्रिप खत्म होने तक आप आराम कीजिए, उसके बाद कुछ खा लीजिएगा। इतना कर नर्स ने वहाँ से इस्तेमाल किए इंजेक्शन को उठाया और बाहर जाने से पहले दरवाजे के पास ही रखे डस्टबिन में डाल दिया। नर्स द्वारा दरवाजा बंद कर देने पर कनिष्का ने अपने हाथ में लगे ड्रिप पर एक नजर डाला और आहिस्ते से उठकर बैठ गई। पहले ही उसे अपने डैड का हॉस्पिटल बिल पे करना था और अब उसे खुद के बिल्स भी देने होंगे। इस बारे में सोचकर ही उसने अपने दूसरे हाथ से सिर के बालों को पकड़ लिया और अजीब तरह से उन्हें उखाड़ते हुए पैरों को बेड पर पटकने लगी। तभी साइड टेबल पर रखे उसके बैग से फोन में नोटिफिकेशन आने की आवाज आई, जिसे बेमन से ही उसने उठा लिया। बैग से फोन निकालकर उसने जब मैसेज पढ़ा, अचानक से उसकी निराश आंखों में चमक आ गई। ये गवर्नमेंट की ओर से भेजा गया मैसेज था, जिससे उसे मालूम पड़ा कि 2 महीने पहले जिस स्कॉलरशिप का एग्जाम उसने यूं ही दोस्तों के साथ देने के लिए दिया था, उसमें वो पास हो गई थी और सरकार की ओर से उसे 30,000 रुपये उसके बैंक में ट्रांसफर कर दिया गया था। पूरा डिटेल को पढ़ने के बाद जल्दी से उसने अपने हाथ से टिप खींचा और बैग को पीठ पर लटका कर बेड से नीचे उतर गई। कमरे से बाहर निकलते ही उसे एहसास हुआ कि वो इस वक्त उसी हॉस्पिटल में है जिसमें उसके डैड एडमिट हैं। ड्रिप को बेतरतीबी से खींचने से उसके हाथ से खून निकल रहा था, जिसे अपने दूसरे हाथ से दबाए हुए सबसे पहले वो अपने डैड को देखने के लिए भागी। हालांकि जब वो बिना ध्यान दिए हॉस्पिटल लॉबी में दौड़ रही थी, उसका कंधा दूसरे आदमी के कंधे से टकराया, जिसे वो फर्श पर गिर गई। ड्रिप पूरा न होने की वजह से उसका शरीर अभी भी स्थिर नहीं हो पाया था, इसलिए जब वो उठने की कोशिश करने लगी, उसका सिर घूम गया और वो वापस फर्श पर बैठ गई। अपने सिर पर हाथ फेरते हुए उसने सामने खड़े इंसान से माफी मांगने के लिए जैसे ही अपना सिर ऊपर उठाया, उसने देखा सामने ईशांक अपने डैड के व्हील चेयर को पकड़े खड़ा था। ईशांक के फूले नथुने और तनी भौं को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी काफी गुस्से में है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।
कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।